नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम दुनिया और देश की 3 ऐसी बड़ी शिफ्टिंग बैलेंसेस को डिकोड करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारे आने वाले कल को असर करती हैं। हम बात करेंगे ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स की, देश के डोमेस्टिक फेडरलिज्म की और इंटरनेशनल हेल्थ सिक्योरिटी की। दुनिया अचानक से बहुत तेजी से बदल रही है और इन बदलावों को समझना आज के टाइम में बेहद जरूरी हो गया है। तो आज के इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह दिखता है। पहले हम देखेंगे बदलती ग्लोबल पावर डायनामिक्स और हमारी फॉरेन पॉलिसी। फिर हम अपने देश के अंदर आएंगे और समझेंगे इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म और डीलिमिटेशन को। और आखिर में बात करेंगे एक नए ग्लोबल हेल्थ थ्रेट यानी नए इबोला की। ये एक फुल 3 पार्ट थीमेटिक मास्टर क्लास होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, चेंजिंग ग्लोबल पावर डायनामिक्स और खास करके अमेरिका और चीन के रिश्ते। यहाँ एक टर्म को समझना जरूरी है, डिटॉन्ट। ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका सिंपल सा मतलब होता है टेंशन या दुश्मनी में कमी आना। कोल्ड वॉर के टाइम अमेरिका और यूएसएसआर के बीच बर्फ पिघलने को डिटॉन्ट कहा गया था, लेकिन आज ये यूज हो रहा है अमेरिका और चाइना के रिश्तों के लिए। सोचिए, अगर ये दोनों सुपर पावर्स करीब आते हैं तो एक G2 वर्ल्ड का डर पैदा होता है, यानी दुनिया के रूल सिर्फ ये 2 देश मिलकर डिक्टेट करने लगेंगी। ये सिचुएशन भारत के जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट्स के लिए डेफिनेट रूप से एक चिंता का विषय है। अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक में जाएं, 1990s की फॉरेन पॉलिसी की आम सोच ये थी कि यूरेशिया में चाइना को बैलेंस करने के लिए रशिया का सहारा लिया जा सकता है। पर आज सच्चाई बिल्कुल अलग है। यूक्रेन वॉर के बाद रियलिटी ये है कि रशिया प्रैक्टिकली चाइना का एक जूनियर पार्टनर बनकर रह गया है। दूसरी तरफ एक देश को अपने मॉडर्नाइजेशन और रैपिड ग्रोथ के लिए जिस बड़ी वेस्टर्न कैपिटल और कटिंग एज टेक्नोलॉजी की जरूरत है, वो सिर्फ वेस्ट से मिल सकती है। ये रियलिटी फॉरेन पॉलिसी में प्रैग्मैटिज्म लाने की मांग करती है, क्योंकि आज भी सबसे प्राइमरी रियल चैलेंज चाइना ही है। इस खतरे के बेसिकली 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, हमारा लंबा बॉर्डर डिस्प्यूट जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दूसरा, एक बहुत ही भारी ट्रेड डेफिसिट। तीसरा, हमारे पड़ोसी देशों जैसे नेपाल और श्रीलंका में चाइना का इन्फ्लुएंस जो उन्हें घेरने की स्ट्रैटेजी लगती है। और चौथा, यूनाइटेड नेशंस जैसी ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस में उनका बढ़ता दबदबा। ये सारे फैक्टर्स मिलकर एक बहुत कॉम्प्लेक्स चुनौती बनाते हैं। अब एक बार इस नंबर को देखिए, $110 बिलियन। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये एक्चुअली में चाइना के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है। इसका मतलब है कि आज भी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के लिए उन पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ रहा है। और देखिए, जब सप्लाई चेन किसी एक देश पर इतनी हेविली डिपेंड करती है ना, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और लोकल जॉब्स पर सीधा नेगेटिव असर पड़ता है। ये आगे चलकर एक बड़ी स्ट्रेटेजिक वीकनेस बन सकती है। और इसके साथ जुड़ी है एक और कड़वी सच्चाई। 1980s तक इंडिया और चाइना की इकोनॉमी ऑलमोस्ट बराबर हुआ करती थी, लेकिन आज चाइना की इकोनॉमी 5 गुना बड़ी हो चुकी है, 5 टाइम्स। ये स्टार्क डेटा पॉइंट हमें लगातार याद दिलाता है कि इकोनॉमी को मॉडर्नाइज और ग्रो करने की कितनी अर्जेंट जरूरत है। अब ये गैप रातों रात तो भरा नहीं जा सकता, इसलिए स्मार्ट ग्लोबल पार्टनरशिप्स की अहमियत और भी बढ़ जाती है। यहाँ काम आता है फर्स्ट प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट। चलिए एक प्रैक्टिकल कंपैरिजन देखते हैं। एक तरफ रशिया और चाइना जैसी मैसिव आबादी वाले देश हैं जहां एक्सपोर्ट्स काफी कम है, और दूसरी तरफ एक छोटा सा देश है नेदरलैंड्स, जिसकी आबादी सिर्फ 1.9 करोड़ है, लेकिन फिर भी वो एक मैसिव एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और एक्सपोर्ट से सीधे तौर पर लोकल जॉब्स क्रिएट होती हैं। तो प्रैक्टिकली हमें उन देशों को प्रायोरिटी देनी चाहिए जो एक्चुअली हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में मददगार हैं। इसलिए जियोपॉलिटिक्स को कंक्लूड करते हुए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का सही मतलब समझना बहुत जरूरी है। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि वेस्ट को नजरअंदाज कर दिया जाए, बल्कि इसका मतलब है नेशनल इंटरेस्ट, कैपिटल और टेक्नोलॉजी को सबसे ऊपर रखना। क्वाड जैसे ग्रुप्स, जिसमें यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया हैं, हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक वैल्यू रखते हैं। यही आज की सबसे प्रैक्टिकल और जरूरी फॉरेन पॉलिसी है। चलिए अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से थोड़ा घर वापस आते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, यानी हमारा घरेलू संतुलन। हमारे देश में फेडरलिज्म यानी केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का सफर काफी लंबा रहा है। 1950s में प्लानिंग कमीशन आने से चीजें काफी सेंट्रलाइज्ड हो गईं। फिर 60s और 70s का वो दौर आया जहां सेंटर ने कई बार प्रेसिडेंट्स रूल और गवर्नर्स का मिसयूज करके स्टेट गवर्नमेंट्स को अनस्टेबल किया। लेकिन गेम चेंज हुआ 1990s में SR बुम्मई केस के साथ,
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि फेडरलिज्म इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे जब चाहे तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता। लेकिन आज फेडरलिज्म के सामने एक बिल्कुल नया चैलेंज खड़ा है, वो है डीलिमिटेशन। 2026 में सेंसस लिमिट्स अनफ्रीज होने वाली हैं और अब स्टेट्स में डीलिमिटेशन का डर काफी बढ़ गया है। पर सवाल यह है कि आखिर इस चीज का इतना डर क्यों है? क्योंकि अगर नए पॉपुलेशन डेटा के हिसाब से लोकसभा सीट्स दोबारा अलाइन की जाती हैं, तो नंबर्स काफी शॉकिंग वाले हैं। प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट कहता है कि साउथ इंडियन स्टेट्स अपनी 26 सीट्स खो सकती हैं, जबकि नॉर्थ इंडिया में 31 सीट्स बढ़ सकती हैं। अब साउथ के स्टेट्स का यही कहना है कि उन्होंने फैमिली प्लानिंग बेहतर तरीके से की, पॉपुलेशन कंट्रोल किया, तो उन्हें अपना पॉलिटिकल पावर खोने की सजा क्यों दी जाए? ये एक जेन्युइन चिंता है। और ध्यान दीजिए, डिवाइड सिर्फ पॉलिटिक्स का नहीं, फिस्कल यानी पैसे का भी है। सेंटर को जो टैक्स मिलता है उसमें स्टेट्स का रिटर्न बहुत अनइक्वल है। एक तरफ महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स हैं जो इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उन्हें रिटर्न में लगभग 50% ही मिलता है। वहीं उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट्स को अपने कंट्रीब्यूशन का करीब 190% वापस मिलता है। इससे इकोनॉमिकली सक्सेसफुल स्टेट्स में एक असंतोष बढ़ रहा है कि उनका पैसा उनके लोकल विकास की जगह कहीं और लग रहा है। ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस में दो तरह के फेडरलिज्म देखने को मिलते हैं। डिफॉल्ट मोड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होना चाहिए, जहां आपस में ट्रस्ट हो, कंसल्टेशन हो, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल 2018 का जीएसटी काउंसिल है, जहां तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने एक तरफा फैसला लेने के बजाय सबको अकोमोडेट किया था। इसके उलट होता है कॉम्बैट फेडरलिज्म, जहां बस यूनिलैटरल डिसीजंस होते हैं और ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता है, जो देश के इंटरनल कोहीजन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। फेडरलिज्म को सही से चलाने के लिए सच में एक बाईपार्टिसन बड़े दिल वाली अप्रोच चाहिए। पीवी नरसिम्हा राव जी का एक फेमस किस्सा यहाँ याद आता है। जब विपक्षी पार्टी के एक सीएम अपने स्टेट का एकदम इशू लेकर उनके पास गए तो उन्हें लगा कि काम नहीं होगा, पर नरसिम्हा राव जी ने तुरंत मदद की और एक बहुत डीपली प्रोफाउंड बात कही कि पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें होती हैं, लेकिन सरकारों की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती। ऐसी अप्रोच आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे और आखिरी टॉपिक की तरफ, एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही इम्पोर्टेंट मुद्दा, नया इबोला खतरा और ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी। हाल ही में WHO ने इस नए बायोलॉजिकल थ्रेट को PHEIC यानी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है। जब कोई बीमारी इतनी तेजी से बॉर्डर्स क्रॉस करे कि पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाए, तब इंटरनेशनल रिसोर्सेज को जल्दी मोबिलाइज करने के लिए ऐसी अर्जेंट डिक्लेरेशन की जाती है। ये थ्रेट असल में इबोला वायरस का एक नया आउटब्रेक है। इबोला एक जूनोटिक डिजीज है, यानी ऐसी बीमारी जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। और हम सब ने कोविड-19 के बाद से ये बहुत अच्छी तरह सीख लिया है कि जूनोटिक डिजीजेस कितनी जल्दी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती हैं। इन्हें शुरू में ही रोकते रहना बहुत जरूरी है। एबोला के इस नए स्ट्रेन का नाम है बुंडीबुगियो और इसके बारे में फैक्ट्स वाकई में चिंताजनक है। मौत दर काफी हाई है और अभी तक इसकी कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या दवा अवेलेबल नहीं है। शुक्र है कि यह हवा से नहीं बल्कि सिर्फ बॉडीली फ्लूइड्स और डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। लेकिन सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन ये है कि ये DRC और युगांडा जैसे कॉन्फ्लिक्ट जोन्स और शहरी इलाकों में फैल रहा है, जहां मेडिकल हेल्प पहुंचाना आसान नहीं होता। क्योंकि अभी कोई स्पेसिफिक दवा नहीं है, इसलिए इससे बचने के तरीके काफी फिक्स्ड हैं। पहला, अग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना ताकि चेन तोड़ी जा सके। दूसरा, इन्फेक्टेड लोगों को तुरंत सपोर्टिव केयर देना। और तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट, इन कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में इंटरनेशनल मेडिकल एड तेजी से पहुंचाना। ग्लोबल विजिलेंस ही यहाँ इकलौता रास्ता है बचाव का। तो इन तीनों शिफ्टिंग बैलेंसेस को समझने के बाद दिमाग में आखिर में एक ही बड़ा सवाल आता है। एक तरफ ग्लोबल पावर्स अपनी जगह बदल रही हैं, दूसरी तरफ देश के अंदर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की डेमोग्राफिक्स बदल रही हैं, और तीसरी तरफ नए बायोलॉजिकल थ्रेट्स आसानी से बॉर्डर्स क्रॉस कर रहे हैं। क्या हमारी पॉलिसीज इन अचानक आने वाली नए रियलिटीज को जल्दी और ठीक तरह से अडैप्ट कर सकती हैं? ये एक ऐसी चीज है जिस पर ध्यान देना अब सबसे ज्यादा जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। मिलेंगे जल्दी ही एक और